हाय, मैं नितिन कुमार आपका नितिन सर क्लासेस पावर्ड बाय मोविशाला पे स्वागत करता हूँ। 66 बीपीएससी के पॉलिटी के संदर्भ में जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था और कुछ वीडियोस प्रीवियस मैंने बनाई हुई है, और उसी क्रम में जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 तक हम कर चुके थे, और आर्टिकल 19 के बाद फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी मैं आपसे क्या करने जा रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, आर्टिकल 20 की यदि बात की जाए तो सबसे पहले ये समझिए अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि किसी भी अपराध के लिए जब सजा दी जाती है तो उस सजा में कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि कुछ प्रोटेक्शन दिया जा सके। और वो प्रोटेक्शन क्या है, इस आर्टिकल के तहत देखें, यदि कोई भी व्यक्ति है convicted of any offense except for the violation of law in force at the time of commission to the act, charge on an offense, nor on the subjected to the penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission। अब इसमें दो बातें हैं, समझिए। सबसे पहले तो समझते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है और सिविल ऑफेंस क्या होता है। जब क्रिमिनल ऑफेंस की बात की जाए तो उसमें सज़ा का प्रावधान होता है, और जब आप बात करते हैं कि सिविल ऑफेंस में तो उसमें सज़ा का प्रावधान नहीं होता है। और जब सिविल ऑफेंस की यदि बात की जाए तो उसमें एक तरीके से आप ये समझिए कि ये दो इंडिविजुअल के बीच में मामला होता है। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस की बात की जाए तो जो एग्राइव्ड पर्सन है, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके पक्ष में कौन आएगा, तो सरकार आएगी या सरकार की एजेंसी आती है। मान लीजिए कि किसी ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो बी के जो परिजन हैं इन्होंने एफआईआर यदि लॉज किया, तो एफआईआर लॉज करने के बाद क्या होगा कि वो एक ऐसी स्थिति होगी कि उस पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में कौन होगा, स्टेट होगा, पुलिस होगी। पुलिस क्या करेगी, जांच करेगी और फिर इस साक्ष्य सबूतों के हिसाब से मुकदमे को आगे चलाएगी। तो ये फर्क है किसके किसके बीच में, सिविल और क्रिमिनल केसेस के बीच में। अब एक चीज समझिए कि दो बातें होती हैं, एक एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन और एक होता है प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन का जहां तक सवाल है कि कोई भी क्रिमिनल जो एक्ट होगा उसको उस एक्ट के लागू होने की तारीख से पीछे की तरफ लागू नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ आगे की तरफ लागू किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आज की तारीख में किसी कार्य को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया एक्ट के तहत, पार्लियामेंट ने पास किया, मान लेते हैं, तो आज जिस दिन से वो लागू हुआ है उस दिन से और उसके आगे क्या होगा, वो एक्ट लागू होगा, ना कि पीछे की तरफ। यानी कि कल यदि हमने ऑफेंस किया था तो उसके लिए मुझे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्ट तो आज से लागू हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह भी है, इसी के तहत यदि आर्टिकल 20 की यदि बात की जाए क्लॉज 1 की, तो उसमें यह समझिए कि जितनी सजा का प्रावधान है, कि मान लीजिए उस ऑफेंस के लिए सजा का प्रावधान 2 साल का है कैद का, तो सिर्फ 2 साल के लिए ही क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। तो ये पहला पॉइंट था। लेकिन यदि सिविल लेजिस्लेशन की बात की जाए, सिविल एक्ट की यदि बात की जाए, तो जिस दिन से राष्ट्रपति का मान लेते हैं कि मुहर लगा, यानी कि राष्ट्रपति ने अपना एसेंट दिया या हस्ताक्षर किया, उससे पीछे की तरफ भी बैक डेट से भी लागू कर सकते हैं, और उस दिन से तो लागू होगा ही होगा। तो सिविल मामलों में ये आज़ादी है दोनों तरफ, यानी कि पीछे की तरफ से लागू भी हो सकता है और आगे की तरफ से भी। लेकिन क्रिमिनल केसेस में सिर्फ उस डेट और उसके आगे की तरफ ही लागू होगा। नेक्स्ट दिया गया, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। क्लियर, किसी भी व्यक्ति को एक ही, समझना, किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। क्लियर, यानी कि किसी को आपने उम्र भर कैद में भी रखा और उसके बाद उसको, उस कन्विक्ट को मौत की सजा भी दे दी, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, पहली बात।
अब देखिए, जहां तक यदि विभाग सरकार का कोई कर्मचारी है और उसने कोई घोटाला वगैरह किया और उसमें संलिप्त पाया गया, तो उसको बहुत दफ़े सस्पेंड या डिसमिस भी कर दिया जाता है, यानी कि या तो निलंबित कर दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ को समझिए। तो अब उसके बाद जो मामले हैं वो कहाँ पर चलता है, तो कोर्ट में भी चलता है। ध्यान देना, कोर्ट में भी चलता है। अब देखो, लेकिन ये जो कहा गया प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, ये किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। लेकिन उस कर्मचारी को जो जो सस्पेंशन किया गया या उसको जो डिसमिस किया गया, वो जुडिशियल एक्ट नहीं था, वो क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट था। उस डिपार्टमेंट ने डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत या उस मिनिस्ट्री ने डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत लिया था। तो वैसे भी ये जो आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 है वो लागू नहीं होता, पहली बात। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो एक ही, तो वहां पर यदि सरकारी कर्मचारी कहता है कि देखिए मुझे तो सस्पेंड और डिस्चार्ज भी कर दिया गया, साथ में मुझ पे मुकदमा भी चलाया जा रहा है, तो ये इम्यूनिटी उसको नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली है मैंने आपको बताया। फिर दिया जा रहा है कि एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे पुलिस के द्वारा बहुत दफे क्या किया जाता है, 3rd डिग्री टॉर्चर करके उससे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, उस एक्यूज्ड से, उस आरोपी से। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। आप ये समझिए कि यदि आपने, पुलिस के अधिकारियों ने यदि उससे सबूत इकट्ठा कर भी लिए, उसको एविडेंस देने को मजबूर किया, उसने लिखित एविडेंस दे दिया या फिंगरप्रिंट्स दे दिया, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंतिम माना जाएगा। कहां पर, कोर्ट में। वो कोर्ट में एडमिसेबल तब तक नहीं होगा जब तक कि पुलिस उसके साथ साक्ष्य सबूत ना दे। अन्यथा क्या होगा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने, समझिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो अंतिम वक्तव्य दी जाती है, जो स्टेटमेंट दी जाएगी, उसी को माना जाएगा। क्लियर, ध्यान देना। यानी कि किसी व्यक्ति से जबरन लिखवा भी लिया गया पुलिस के द्वारा कि मैंने मर्डर किया है, तब भी वो मान्य नहीं होगा कोर्ट में जब तक कि उस मर्डर के लिए कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस या कोई और एविडेंस पुलिस न प्रस्तुत कर दे। अन्यथा जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसने जो अंतिम बात कही, अंतिम स्टेटमेंट कही, वही मान्य होगा। क्लियर। लेकिन इसमें एक चीज और आप समझिए कि जो ब्लड सैंपल है, ठीक है, सिग्नेचर ली जाती है, हैंडराइटिंग ली जाती है, क्लियर, कोई बॉडी टिश्यू ली जाती है, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि वो ब्लड सैंपल या बॉडी टिश्यू या हैंडराइटिंग या सिग्नेचर आपसे जबरन ली गई हो या आपने वॉलंटरली दिया हो एक आरोपी ने, उससे क्या फर्क पड़ना। जो जांच की जो रिपोर्ट आएगी वो बॉडी टिश्यू आपसे जबरन ली गई हो या आपने वॉलंटरली दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट समझ में आ गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये भी कहा है कि जैसे जो पॉलीग्राफी टेस्ट करवाई जाती है, ठीक है, या ब्रेन मैपिंग करवाई जाती है, वो जब तक एक्यूज्ड सहमति न दे तब तक आप उससे वो नहीं करवा सकते पॉलीग्राफी टेस्ट या ब्रेन मैपिंग, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड में आपके उत्तरों का जवाब दे रहा होता है। और उस यदि टेस्ट होती है तो उस समय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति जरूरी होती है, आवश्यक होती है। देखिए, अब आते हैं आर्टिकल 21 में और ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्लियर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। The article says that no person shall be deprived of his life and personal liberty. यह आर्टिकल कहता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी से और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वो कानून सम्मत तरीके से ना हो, कानून के हिसाब से ना हो। क्लियर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस आर्टिकल प्रिस्क्राइब प्रोटेक्शन ओनली इन केस ऑफ पर्सन्स फिजिकल एंड पर्सनल लिबर्टी। कहा जा रहा है कि ये जो
पूरा का पूरा अधिकार मिला हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये किसके लिए मिला हुआ है? फिजिकल एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए, मतलब शारीरिक रूप से यदि उसकी लिबर्टी को यानी कि उसकी स्वतंत्रता को रोका जाए तब ऐसा ये आर्टिकल 21 के तहत क्या है, अधिकार मिला हुआ है। अब मेनका गांधी का केस आया था 1978 में। इस मामले में इसको एक तरीके का मील का पत्थर कह सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी can be curtailed only through the procedure established by law which should be just and reasonable। अब इस चीज को समझिए, इसमें यह कहा गया मेनका गांधी के केस में, और एक्चुअली में मेनका गांधी के पासपोर्ट से संबंधित ये केस था। उनके पासपोर्ट को छीन ले लिया गया था मतलब आरटीओ के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि हमारे विदेश जाने का जो अधिकार है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इससे छीना जा रहा है, हमारे फिजिकल और पर्सनल लिबर्टी को रोका जा रहा है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, ठीक है, कि किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आप रोक जरूर सकते हैं, उसको कर्टेल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर्टेलमेंट होगी ये जस्ट भी होनी चाहिए और रीजनेबल भी होनी चाहिए। और जस्ट मतलब न्यायोचित और तार्किक होनी चाहिए। अब इसकी तो कोई परिभाषा नहीं है। और इसके साथ ही यहीं से आप देखिए तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में एक तरीके का वीटो लेना शुरू कर दिया, जिसको हम जुडिशियल वीटो के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एंड एक्शन बट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। क्लियर? तो कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है ये मनमर्जी के कार्यपालिक जो एक्शन है, कार्रवाई जो है, सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि यदि लेजिस्लेशन यानी कि संसद या विधानसभाएं भी यदि कुछ ऐसे कानून को बनाए जो कि मनमर्जी भरा हो, तो ऐसे मनमर्जी भरे कानून को नहीं बनाया जा सकता है जिससे कि किसी के लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को क्या किया जाए, कम किया जा सके या उसको उससे डिप्राइव्ड या छीना जा सके। देखिए, अब एक चीज ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने, एक चीज ये समझने लायक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 21 का क्या दिया है, व्यापक मतलब दिया है। ठीक है, मतलब इससे बहुत सारे इन्फर्ड राइट्स निकाले, बहुत सारे राइट्स निकाले गए। डायरेक्टली जो राइट टू लाइफ के तहत यदि बात की जाए तो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली नहीं की गई है, कही गई है। इसका इम्प्लिसिट मीनिंग निकाला गया जब व्याख्या दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग केसेस में। तो देखिए ये क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, मतलब जीवन जीने का अधिकार है वो भी मानवीय सम्मान के साथ। ये क्या है, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत राइट टू लिव इन ए पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट, यानी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सॉरी, यानी कि जो प्रदूषण रहित वातावरण में रह सके, ये आर्टिकल 21 के तहत रखा गया और ये फंडामेंटल राइट है। एंड और दूसरी तरफ से देखिए हैजार्डस इंडस्ट्री, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, जैसे आप पटाखा उद्योग की बात की जाए, तो इन सबों से भी जो पोल्यूशन होता है उससे आपको क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि अपने लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार हो या आवास का अधिकार हो, निजता का अधिकार हो, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि किसी को कैद दी गई है लेकिन उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति को एक कमरे में रखा जाए, इसके खिलाफ भी हमें अधिकार मिला हुआ है। राइट टू फ्री लीगल एड, की हमें जब मुकदमा लड़ना हो और यदि मैं सक्षम नहीं हूं तो सरकार को उसको क्या देना चाहिए, लीगल एड देना चाहिए, कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। और ये उस व्यक्ति का जो गरीब है और जिसके पास साधन नहीं है या संसाधन नहीं है कि वो अपने मुकदमे की पैरवी खुद करवा सके, तो ऐसी स्थिति में स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये क्या है, लोगों का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि 14 वर्ष के उम्र तक निःशुल्क शिक्षा मिले। ये क्या है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत।
और जो मुकदमा हो वो तेजी से चले, और ये नहीं कि सालों साल मुकदमा पेंडिंग रहे, इसके खिलाफ भी फिर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है, फिर किसी के साथ आप अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और बाहर जाने का जो अधिकार है, विदेशों में जाने का जो अधिकार है, ये भी राइट टू लाइफ है। और किसी भी तरह के कस्टडी के अंदर यदि 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है तो ये भी राइट टू लाइफ के तहत व्याख्या में दी गई है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता है, और साथ में जब जरूरत हो और जो उचित हो और जो आकस्मिक क्या दी जाए, ट्रीटमेंट दी जाए, ये भी अधिकार मिला हुआ है। जैसे कि मतलब कोई अपराधी भी हो तो उसको आप मना नहीं कर सकते कि उसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए इस आधार पे कि वो अपराधी है। देखिए, उसके बाद निष्पक्ष क्या हो, सुनवाई हो कोर्ट के अंदर, ये अधिकार है। और किसी भी महिला के साथ क्या किया जाए, इज्जतपूर्ण ढंग से व्यवहार किया जाए, ये महिला को अधिकार मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 21 के तहत। और इसका यदि कहीं उल्लंघन होता है तो सीधे तौर से महिला कहाँ जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अंडर आर्टिकल 32, और सीधे तौर से हाई कोर्ट जा सकती हैं किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, किसी को लोगों के बीच में फांसी नहीं दी जा सकती है, ये क्रूअल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। राइट टू बी हर्ड, किसी की बात को सुना जाए, ये जरूर से। राइट ऑफ द प्रिजनर्स टू गेट एमिनिटीज नेसेसरी फॉर लिविंग, और जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं मुहैया करवानी पड़ेगी। राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, ये सारा का सारा आर्टिकल 21 के तहत क्या है? इन्फर्ड राइट्स हैं। अब विशेष तौर से आपको जो समझना है वो आर्टिकल 21A है। क्लियर? ये इसकी यदि बात की जाए तो ये क्या कहता है कि स्टेट जो है वो क्या करे? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे। ठीक है, निशुल्क और अनिवार्य। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि निशुल्क है, समझे इस बात को। और वो भी कब? किस एज के बच्चों को? 6 to 14 ईयर्स के, यानी 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और जब ये फैसला सुनाया गया और इस प्रोविजन की यदि बात की जाए तो ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर अब आता है आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ के तहत। अब देखिए, द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 21A was incorporated in the constitution through the 86th Constitutional Amendment Act 2002 which has been enforced from 1st April 2010। तो एक चीज ये ध्यान दीजिए, 21A की यदि बात की जाए तो संविधान के 86वें संविधान संशोधन विधेयक के अधिनियम के तहत इसको क्या किया, मतलब पारित किया गया और लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। और ये प्रश्न न जाने कितनी दफे अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा चुका है, और इसके ऊपर बिल्कुल आप क्या करेंगे? गौर करेंगे, नजर रखेंगे। देखिए, अब इसमें समझिए आगे इसी को। आर्टिकल 45 की यदि बात की जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ठीक है, उसमें ये व्यवस्था की गई, हैज ऑल्सो बीन चेंज इन दिस अमेंडमेंट, इसको भी बदल दिया गया इस संशोधन के तहत, along with the addition of the another fundamental duty, और साथ में आर्टिकल 51A भी जोड़ा गया। ठीक है, और फिर आर्टिकल 45 में भी इसमें बदलाव किए गए। क्लियर? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की यदि बात की जाए तो अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इसके कारण से क्या हुआ कि 51A जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, और शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, लेकिन इसके एडिशन के साथ अब कितने हो चुके हैं? 11। ये भी एग्जामिनेशन के अंदर बहुत दफे पूछा गया है। क्लियर? इट इम्पोजेस ए ड्यूटी ऑन द पेरेंट्स as a guardian of providing the opportunity of education to their children from the age of 6 to 14, और साथ में ये अभिभावकों की जिम्मेदारी कर दी गई कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को जरूर से शिक्षा का मौका दें, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है वो दें, ये इनका फंडामेंटल राइट है। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल 22 पे।
प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यदि किसी को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है, उसको रोक के रखा जाता है, तो उससे संबंधित कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 22 में दिया गया है। इस आर्टिकल के तहत यदि बात की जाए, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। क्लियर? तो जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 के तहत कि उसको बताया जाए कि भैया आपको इस आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी उसको अरेस्ट कर रही है। अब देखिए, द अरेस्टेड पर्सन शैल ऑल्सो नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो पहली बात तो आपको उसको कारण बताना पड़ेगा कि भाई आपको इस आधार पे क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात है, जिसको गिरफ्तार किया गया उसको ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 के तहत मिलता है कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सके, लीगल एड ले सके, ठीक है, कानूनी सहायता ले सके, और वो भी अपने चॉइस का। आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते कि इसी वकील से या इसी अधिवक्ता से आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपने मुकदमे की पैरवी करवानी पड़ेगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, इन केस ही और सी इज नॉट इन ए पोजिशन फाइनेंशियली टू हैव ए लीगल एड देयर, in that case the state will provide the free legal aid। क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। अब देखिए, समझिए, अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं कि according to the article 22 clause 2 the person so arrested shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours। तो तीन बातें हुई। पहला, जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको कारण बताइए कि भैया आपको क्यों गिरफ्तार किया है। दूसरा कि वो अपने वकील से कानूनी सहायता ले सके और वो उसका चॉइस है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कही जा रही है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया गया तो उसको 24 आवर्स के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ेगा अरेस्टिंग अथॉरिटी को, जिससे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है या कोर्ट उस मामले को देख सके और ये तय कर सके कि उसकी जो डिटेंशन है या उसका जो अरेस्ट है, उसको जो गिरफ्तार किया गया वो मतलब कानूनी है या गैर कानूनी है। गैर कानूनी के केस में उसको देन एंड देयर रिहा किया जाएगा और कानूनी यदि होगी तो उसकी रिमांड दी जा सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस, ये अलग अलग केस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो राइट है वो इनिमी एलियन को नहीं है मिला हुआ। क्लियर? वो ये नहीं कह सकता कि मुझे अपने चॉइस का वकील चाहिए, कारण बताइए, ये सब एनिमी एलियन को नहीं। मान लो कि पाकिस्तान का कोई सिटीजन है, युद्ध चल रहा हो, तो ऐसा वो अधिकार नहीं मांग सकते। और डिटेन्ड अंडर द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, या निवारक निरोध में किसी को क्या कर दिया गया, रोका गया, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के तहत। अब ये समझिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन को बिल्कुल छोटे से समझिए, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि बीपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज आर्टिकल 21 की यदि बात की जाए तो इसके ऊपर 3 घंटे की व्याख्या दी जाती है इन जनरल, यदि आप बात करें तो यूपीएससी के लिए। लेकिन स्टेट पीसीएस का है और बीपीएससी के लिए तो जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर, अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग इनटू द डिटेल्स। क्लियर? तो समझिए इसमें है क्या कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि यदि पुलिस को या कोई अथॉरिटी है उसको ये लगे कि कोई व्यक्ति क्राइम करने जा रहा है और ये पता चले और सुनिश्चित हो जाए तो उसको क्राइम करने से पहले उसको डिटेन कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उसको रोका जाएगा। और इसी चीज़ को निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अनुच्छेद 22 के तहत जो अधिकार है वो नहीं मिले हुए हैं। इज इट ओके? अब देखिए, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 22 और क्लॉज 5 और आर्टिकल 22 क्लॉज 4 की बात की जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज पास्ड ऑन द 26 फरवरी 1950 बाय पार्लियामेंट।
26 फरवरी 1950 को ये पारित किया गया एंड वाज इन फोर्स टिल द 31 दिसंबर 1969 और 1969 तक ये क्या रहा, लागू रहा। क्लियर। और इसमें ये व्यवस्था थी कि एक साल तक उसको क्या किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, 1 ईयर तक, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो आप देखें कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इसको मीसा के नाम से भी कहते हैं, ठीक है, जाना जाता, और मतलब आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये एक्ट लाया गया था मीसा 1971 में, और मई 1971 में लाया गया। और देखिए तो केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑर्डिनेंस से पहले मई 1971 में, ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, जारी करते हैं, और उसका वही मतलब ताकत होता है जो कि कानून संसद के द्वारा पारित की जाती है। क्लियर। ये अलग मुद्दा है कि इसको जब भी मतलब संसद की अगला सत्र शुरू होगा, और सत्र शुरू होने के पहली बैठक से 6 हफ्ते के अंदर अंदर पारित करवाना पड़ता है, अन्यथा क्या होता है कि ये ऑर्डिनेंस या अध्यादेश क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वॉइड हो जाती है। बात समझिए। और इसी के तहत और बाकी का विस्तार में मैं जब आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊंगा या पार्लियामेंट में तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो समझिए, विच बिकेम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन जून 1971, और 1971 में ये पार्लियामेंट का कानून बन चुका। और उसके बाद देखिए इट वाज पुट टू एन एंड इन अप्रैल 1971, और 79 में इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। और इसमें 21 महीने तक क्या किया जा सकता था, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता था। अब देखिए नेक्स्ट जो है, ये फुल फॉर्म भी बहुत दफे पूछा गया। सबसे पहले तो ये समझिए, ये फुल फॉर्म बहुत दफे पूछा गया। जस्ट मिनट, देखिए तो कॉफस पोशा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। क्लियर। समझिए, तो इसमें क्या, ये कब देखें तो 1974 में ये क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। 1974 में ये क्या होता है, लागू होता है, और इसमें 24 महीने को तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता था। और दिस एक्ट एंजॉय द पोजीशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन द इकोनॉमिक एरिना, और यदि इकोनॉमिक एरिया में इसकी वही ताकत है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए की है। क्लियर। आंतरिक सुरक्षा के लिए एनएसए की जो ताकत है वही कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 की है। क्लियर। तो अपने क्षेत्र का ये क्या है, एक तरीके से आप सब जो सर्वोपरि कानून कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आती है बात, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का, is an act to restrain the person who poses threat to the nation's unity। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसको क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रेन किया जा सकता है। अखंडता के लिए खतरा हो, संप्रभुता के लिए खतरा हो, और एंड हु गिव राइज टू द कम्युनलिज्म, और जो संप्रदायवाद को बढ़ावा देता हो तब उसको रोका जा सकता है। और इसके लिए अध्यादेश 1980 में क्या हुआ, एक तरीके से जारी की गई, ठीक है, प्रायर टू द एक्ट बीइंग पास इन 1981, और 1981 में इसको क्या किया गया था, पास किया गया था। अब देखिए, which was further amended to make it more harsh in the year 1984, और उसको फिर से क्या किया गया, अमेंड कर दिया गया, कब, 1984 में। नेक्स्ट बारी आती है टाडा की, और 1985 में। सो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, सबसे पहली बात है कि इसके फुल फॉर्म को याद रखिएगा, बहुत दफे एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछ दिए जाते हैं। तो टाडा 1985 में लागू होता है, और इसमें टेररिस्ट और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, जो विध्वंस करने वाले जो कार्य थे उसको रोका जा सके, और यदि कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया गया तो इस एक्ट के तहत जो है उसको पुलिस कस्टडी में 180 दिनों तक के लिए रखा जा सकता है, ठीक है। और he can again be subjected to the police custody for a period of 180 days once he is produced before a magistrate after the initial 180 days are over। क्लियर।
और इस एक्ट को 1995 में 23 मई को खत्म कर दिया गया और पोटा की जगह क्या, सॉरी टाडा की जगह क्या लाया गया, पोटा लाया गया। चलिए, लेकिन इस बात को समझिए कि इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जाती है, यदि मतलब की जाती थी, वो पहले 180 दिन के लिए और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने रख के फिर अगले 180 दिन के लिए, यानी कि आप समझ लीजिए कि 1 साल के लिए इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती थी। नेक्स्ट जो बारी आती है पोटा की, और वो कब की बात है, 2002 की। वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और पोटा का जहां तक सवाल है तो आप देखिए, पोटा का जहां तक सवाल है, फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और इस रिपील कब कर दिया गया, 2004 में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो 2002 में ये लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ये इस एक्ट को, क्लियर। और पर्सन इन्वॉल्व इन द एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैन बी गिवन ए डेथ पेनल्टी। और इस पोटा में ये प्रावधान था कि कोई राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त है तो उसको मौत की सजा भी दी जा सकती है, क्लियर। तो आशा करता हूं कि आर्टिकल 20 आपको समझ में आएगी होगी, 21, 22। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है राइट्स का, वो क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो है वो अधिकार मिला हुआ है, और ये आर्टिकल 22 और 23 में दी गई है। सबसे पहले समझिए कि आर्टिकल 23 क्या कहते हैं, प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि बलात् श्रम करवाया जाता है। बलात् श्रम या फोर्स लेबर कहने का मतलब कि किसी से काम करवा लिया जाए और उसको मेहताना न दिया जाए, उसको जो उसके वेजेस हैं वो ना दी जाए, या जो वेजेस हैं वो सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी या मिनिमम वेज से कम हो तो उसको क्या माना जाएगा, फोर्स लेबर या बलात् श्रम माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि देखें कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब औरतों और बच्चों की खरीद फरोख्त इस ढंग से की जाती है जिस ढंग से कि आम वस्तुओं की जाती है, तो ये ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स की या बेगर की एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड, और किसी भी तरह का जो बलात् श्रम करवाते हैं, जबरन किसी से काम करवाते हैं, उसको रोका गया इसके तहत, ठीक है। बट नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर ए पब्लिक पर्पस। लेकिन इस आर्टिकल में जो कुछ भी प्रावधान दिया गया आर्टिकल 23 के तहत, वो कहीं से भी सरकारों को नहीं रोकता है कि कोई ऐसा कानून लाए, ठीक है, ऐसा कानून लाए और उस लाए जिसके तहत लोगों से कंपल्सरी सर्विस करवाई जा सके, यानी कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति में, ठीक है, लोक उद्देश्य से, लोगों के फायदे के उद्देश्य से किसी से भी बलात् श्रम करवाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो, सरकार इसके लिए कानून लाए तब, और इस ऐसा यदि होगा तो आर्टिकल 23 के तहत किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, और राज्य जो है, और राज्य का मतलब आर्टिकल 12 मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य कहा जा रहा है या स्टेट कहा जा रहा है उसी की बात कीजिए। तो स्टेट जो है रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे, ठीक है, और एनी ऑफ देम व्हाइल इम्पोजिंग सच सर्विस, ऐसे सर्विसेज यदि लेगा तो कास्ट, रेस, रिलीजन, क्लास, इसके आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए अब आर्टिकल 24 पे आते हैं। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, क्लियर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन below the age of 14 years in a factories or mines or engagement in other hazardous employment। इस चीज को समझना है कि स्टेट किसी भी बच्चे को जो कि 14 साल से कम उम्र का हो एक तरीके से प्रोहिबिट्स करता है, क्लियर, ये फंडामेंटल राइट है, प्रोहिबिट्स करता है, रोकता है
कि किसी भी बच्चे को 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हैजार्डस कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट दी जाए। हैजार्डस कंडीशन कहने का मतलब जो परिसंकट वाली परिस्थितियां हैं, जैसे कालीन उद्योग में लगा दिया, पटाखा इंडस्ट्री में लगा दिया, सीमेंट इंडस्ट्री में लगा दिया किसी को, ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्लियर? और यदि ऐसा किया जाता है तो जो रोजगार देने वाला है वो कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी, समझना, ना कि जिसने रोजगार लिया है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर एम्प्लॉय को सजा नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयर को सजा मिलेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो हिस्सा है वो क्या है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और ये आर्टिकल 21 से लेके 28 तक दिया गया है, सॉरी 25 से लेके 28 तक, नॉट 21, सॉरी 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कंसियंस, फ्री प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। तो किसी भी व्यक्ति को कंसियंस, ठीक है, का फ्रीडम है, फ्रीली वो प्रोफेस कर सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। अब इन शब्दों को क्या करने की जरूरत है? समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये समझिए, जब बात कंसियंस की जाती है तो इसका ये मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने बिलीफ को एंटरटेन करने का अधिकार है। बिलीफ को एंटरटेन करने का अधिकार का क्या मतलब है कि ईश्वर के साथ उसका क्या संबंध होगा, मित्रवत होगा, शत्रुता पूर्ण होगा, या वो क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा, यानी कि इम्पार्शियल रहेगा, ना उनके पक्ष में ना उनके विपक्ष में, ये वो व्यक्ति तय करेगा। किसी को ईश्वर के प्रति आस्था के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। यदि वो आस्था ना भी रखे तो ये अधिकार राइट टू कंसियंस जो कि आर्टिकल 25 में दी गई है उसके तहत ये अधिकार मिला हुआ है उस व्यक्ति को। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है प्रोफेस, टू डिक्लेयर फ्रीली एंड ओपनली वंस बिलीफ, कि मतलब किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो बिल्कुल स्पष्ट तौर से बता सके कि मैं फला धर्म को मानने वाला हूं, ठीक है, और बड़े स्वतंत्र रूप से बता सके। ये अधिकार आर्टिकल 25 के तहत क्या है, मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस, टू परफॉर्म द प्रिस्क्राइब रिलीजियस ड्यूटीज, राइट्स एंड रिचुअल्स, एग्जिबिट रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, वो अपने धार्मिक विश्वास को भी बता सकता है, दिखा सकता है, समझिए। दूसरी तरफ यदि आप देखें तो वो जो कर्मकांड होते हैं धर्म के, वो कर्मकांड वो कर सकता है, रिचुअल्स कर सकता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। अब देखिए प्रोपगेट कहने का मतलब वो अपने बिलीफ को यानी कि उसकी जो धार्मिक मान्यताओं पे जो विश्वास है, ठीक है, उसको दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, बता सकता है। अनदर पर्सन टू एक्सपोज टेनेंट्स ऑफ द फेथ, और दूसरे व्यक्ति को यह भी बता सकता है कि भैया उसकी जो बिलीफ है उसके पीछे क्या सिद्धांत है। लेकिन कहीं भी इस राइट टू प्रोपगेट में ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता कि वो किसी का धर्मांतरण करवा दे जबरन या प्रलोभन देके, यानी कि उसको कहीं ना कहीं लोभ देके या इस मतलब मजबूर करे कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। ऐसा करने का अधिकार राइट टू प्रोपगेट ऑफ रिलीजन के थ्रू उस व्यक्ति को नहीं मिला हुआ है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि एक व्यक्ति की जो राइट है वहीं खत्म हो जाती है जहां पर दूसरे व्यक्ति की राइट शुरू होती है। अब देखिए, अब आर्टिकल थोड़ा सा 25 के बाद 26 को देखते हैं। जस्ट मिनट। ओके, चलिए देखिए, अब आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो कहा जा रहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास को मानने का अधिकार है, लेकिन उसको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, लोक व्यवस्था का, मोरालिटी का, नैतिकता का और स्वास्थ्य का। इन चीजों के खिलाफ जाते हुए कोई भी व्यक्ति अपने इस राइट को
मतलब फॉलो नहीं कर सकता है। जस्टिन, अब देखिए अनुच्छेद 27 की बात करें, प्रोवाइड्स फॉर विथ ए फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated in the payment of expenses of the promotion of any particular religion or religious denomination। क्लियर? तो किसी भी धर्म या किसी भी धर्म का कोई पंथ जो कहें, ठीक है, उसके प्रचार प्रसार के लिए यदि कोई भी पैसे खर्च किए जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं ली जा सकती है, सरकार टैक्स नहीं ले सकती है। ये आर्टिकल 27 के तहत दिया गया। अब आर्टिकल 28 क्या कहते हैं? दैट द इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड होली फ्रॉम स्टेट फंड और वुड नॉट इम्पार्ट एनी काइंड ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो कहा जा रहा है इसके अंदर अनुच्छेद 28 के तहत कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके फंड पे चल रहा हो, तो स्टेट के फंड पे, यानी कि सरकार सारा का सारा उसको क्या दे रही है, मतलब एक आर्थिक सहायता दे रही है। तो ऐसे में वहां पर किसी भी तरह का रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी संप्रदाय का हो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप देखिए कि बात किसकी है, आर्टिकल 29 और 30 की। क्लियर? समझिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, स्टेट क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। सबसे पहले तो समझिए अल्पसंख्यक समुदाय क्या होता है, कि यदि पॉपुलेशन में किसी भी समुदाय की भागीदारी 50% से कम हो, हिस्सेदारी कह दे, तो वो माइनॉरिटी के अंदर आता है। अब कहा जा रहा है कि द सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, मतलब ये सिटीजन्स को ये अधिकार मिला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 15, 16, ठीक है, 19 की बात की जाए, 29 की बात की जाए और 30 की बात की जाए, सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए। तो यदि नागरिक जो जितने भी हैं उसका कोई हिस्सा जिसकी अपनी अलग क्या हो, भाषा हो, लिपि हो, उसकी अपनी संस्कृति हो, तो उसको वो क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, बना के रख सकता है, प्रिजर्व कर सकता है उसको। देखिए नेक्स्ट दिया गया, it also provide that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or received out of the state fund on the ground of only of religion, race, caste, language or any one of them। तो अब इसमें समझिए दूसरी बात जो ये कही गई कि किसी भी सिटीजन को कि इस आधार पे कि वो फला धर्म का है या फला नस्ल का है या फला जाति का है या फला लैंग्वेज का मानने वाला है, उसको एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकता ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिसको कि मेंटेन किया जा रहा है और साथ में वो सरकार से आर्थिक सहायता भी ले रहा हो वो इंस्टीट्यूशन। अब देखिए आर्टिकल 30 की यदि बात की जाए तो समझिए द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, इसमें भी राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई है बेस्ड ऑन द लैंग्वेज और रिलीजन। क्लियर? किसके आधार पर? माइनॉरिटीज कौन से? जो लैंग्वेज के आधार पे हो या फिर किसके आधार पे हो, रिलीजन के आधार पे। यानी कि इसमें दो तरह के माइनॉरिटीज की बात की गई है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की और रिलीजियस माइनॉरिटीज की। क्लियर? टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, इनको अधिकार मिला हुआ है कि वो स्थापित भी कर सके और उसको रन भी कर सके, चला भी सके किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं को अपने चॉइस के हिसाब से। एंड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू एनी ऑफ सच एजुकेशनल ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? अब देखिए, और स्टेट कोई भेदभाव नहीं कर सकती है जब उसको कोई किसी भी तरह का एड दे, सहायता दे तो। क्लियर? कि वो फला धर्म का से संबंधित इंस्टीट्यूशन है, इस आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ अधिकार दिए गए हैं किसको, जो
भाषाई अल्पसंख्यक हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको। अब नेक्स्ट आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी व्यक्ति को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए, लेकिन यदि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है और ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर ऐसे फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हुआ जब उसको लागू ही ना करवाया जा सके। तो देन इन दैट केस इट विल बिकम ए टूथलेस टाइगर, मतलब एक ऐसा टाइगर है जिसके पास नहीं तिथ नहीं है, ना कट करने के लिए ना वो च्यू कर सकता है, मतलब ये खोखला साबित होगा, मोटे तौर से ऐसा समझिए। तो ऐसी स्थिति में जब किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो वो सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और सीधे तौर से आर्टिकल 226 के तहत अपने अपने स्टेट हाई कोर्ट में जा सकता है। समझिए इस बात को। और इसके लिए उसको अपीलीय न्यायाधिकार क्षेत्र के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। अन्यथा क्या होती है कि जो केसेस होते हैं उसमें सबऑर्डिनेट के कोर्ट में पहले मुकदमा चला, फिर उसका अपील किया गया कहाँ पर, हाई कोर्ट के अंदर, फिर हाई कोर्ट के फैसले को अपील कहाँ किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। और एक और तरीका है कि 136 के तहत यदि स्पेशल लीव पिटीशन या विशेष छूट याचिका के तहत इजाजत दे दी गई तो उस मामले को सीधे सबऑर्डिनेट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। अन्यथा अपीलीय तरीके से ही जाया जाता है। लेकिन यदि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, में जो अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए, उसका उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसके पास अलग अलग तरह के क्या हैं, रेमेडीज हैं रिट के रूप में, उसका यूज करके उस एग्राइव्ड पर्सन को या पीड़ित व्यक्ति को क्या उपलब्ध करवा देता, उसके फंडामेंटल राइट्स फिर से उपलब्ध करवा देता। मतलब एक तरीके से जो टूथलेस टाइगर था उसको एक तरीके का तिथ देने का काम कौन कर रहा है, तो आर्टिकल 32 कर रहा है। क्लियर। और इसी कारण से भीमराव अंबेडकर ने तो यहां तक कह दिया कि ये क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं, रिट्स कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं भारत के संविधान में। अदरवाइज जब यूएसए के संविधान में आप जाएंगे तो वहां पर एक और भी होता है, इंजंक्शन। बहरहाल उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि हैवियस कॉर्पस, ठीक है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, ब्रिंग द बॉडी, टू हैव द बॉडी। क्लियर। मान लो कि किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी के द्वारा इलीगली डिटेन कर लिया गया, ठीक है, इलीगली डिटेन कर लिया गया, और उस डिटेंशन को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाएगा। और जब चैलेंज किया जाएगा आर्टिकल 32 के तहत यदि सुप्रीम कोर्ट में, तो हेवियस कॉर्पस क्या की जाएगी, जारी की जाएगी, और कहा जाएगा उस डिटेनिंग अथॉरिटी को या अरेस्टिंग अथॉरिटी को, अरेस्ट करने वाले अथॉरिटी को, कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। क्लियर। और फिर उसके बाद उसके गिरफ्तारी के कारणों को जानेगा सुप्रीम कोर्ट, और यदि लगा कि ये मतलब प्रावधानों के मुताबिक यदि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये डिटेंशन लीगल है तो डिटेंशन को जारी रखी जाएगी, और यदि डिटेंशन उसे लगेगा कि इलीगल है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कर दिया जाता, वहां पर बरी कर, वहां पर उसके डिटेंशन को खत्म कर दिया जाता, बरी नहीं की जा रही है, सॉरी। तो अब यहां तक बात समझ में आ गई। दिस रिट में बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन। अब जो खूबसूरत बात यह है कि ये जो रिट है किसी के द्वारा भी फाइल किया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन इन सच इलीगल कन्फाइनमेंट। यदि मान लीजिए कि मुझे इलीगली कन्फाइन कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, तो आप यदि मुझे जानते हो तो मेरे बिहाफ में आप भी क्या कर सकते हैं, रिट डाल सकते हैं। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट पे। अभी अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के आप जानते हैं कि हेड हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो गए इसी हेवियस कॉर्पस को लेके। क्लियर। तो सबसे ताजा तरीन उदाहरण जो कि काफी लाइमलाइट में रहा है ये है। और नेक्स्ट देखिए मेंडामस। द लिटरल मीनिंग ऑफ मेंडामस इज वी कमांड। मतलब इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं, देखते हैं। द कमांड इशूड टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट
court, tribunal, quasi judicial body, a board, a corporation, a government administrative authority, or to a person to perform their duties in case they fail to perform their duty. Clear? तो अब इसमें समझिए ये किसके खिलाफ जारी किया जाता है। सबसे पहले तो समझिए कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हो। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट जो से नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसको इशू कर सकता है। कोई अर्ध न्यायिक संस्थाएं हो, ठीक है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर ली जाए, कोई बोर्ड हो, कोई कॉरपोरेशन हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो सरकार का, ठीक है, यदि उसने अपना काम, अपनी जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की हो। क्लियर? जैसे मैं एफआईआर लॉज करवाने जाता हूं और यदि पुलिस में जो अथॉरिटी वहां पर है वो हमारे एफआईआर को लॉज नहीं करता है तो इस केस में हम मेंडामस का प्रयोग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट जो बारी आती है वो क्या है? सेटियरी। द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इशू दिस रिट to the inferior court to submit its record before the high court. Clear? अब इसमें हायर कोर्ट क्या करती है? अपने से नीचे वाले कोर्ट को ये कहती है कि भैया इस केस से संबंधित रिकॉर्ड को मेरे पास भेजो। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को समझते हैं। इट इज ए रिट इशूड फ्रॉम ए सुपीरियर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को स्टॉप इट फ्रॉम यूजिंग द जुडिक्शन व्हिच हैज नो राइट टू यूज। मतलब यदि कोई न्यायालय, ठीक है, या अर्ध न्यायिक संस्थाएं जो होती है, यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी मुकदमे को के ऊपर सुनवाई करती है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? प्रोहिबिशन जारी कर सकता है और कहेगा कि आप इस मुकदमे को टेकअप ना करें। देखिए, द रिट इज इशूड इन केस वेयर एनी कोर्ट हैज एक्सीडेड इट्स जुडिक्शन। ठीक है, कोई भी कोर्ट यदि अपने जुडिक्शन से बाहर जाके, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करे तो ऐसा क्या? इट इज डायरेक्टेड टू ए जज एंड द parties of a suit commanding them to cease from the prosecution thereof। ठीक है, कि भाई जज को और जो पार्टीज है कि भाई अब ये मुकदमा जो है चूंकि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिशन है। क्लियर? नेक्स्ट जो बारी आती है क्यो वारंटो की। देखना, अधिकार अपेक्षा कहते हैं हिंदी में। तो समझिए क्यो वारंटो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति मतलब जो मतलब किसी कंस्टिट्यूशनल पोस्ट पे या सब्सटैंसिव पब्लिक ऑफिस हो, ठीक है, तो मतलब जो कि ऐसा मतलब लोक पद जो कि बहुत मायने रखता हो, उसके द्वारा दिए गए आदेश वगैरह आगे मायने रखते हो, तो ऐसे पद पे यदि कोई गलत ढंग से बैठ गया हो तो ऐसी स्थिति में उसको चैलेंज किया जाता है क्यो वारंट के थ्रू। और सुप्रीम कोर्ट ये जारी करती है और पूछती है कि भैया आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे बैठे हुए हो। यदि वो प्रूफ कर पाता है कि मैं सही तरीके से हूँ, ठीक है, तब तो वो जारी रखने दिया जाएगा। और यदि उसने अशर्प किया है अपने अथॉरिटी को और वो गलत ढंग से उस पर चुन के आया हो या गलत ढंग से उसकी नियुक्ति की गई हो तो उसको तत्काल प्रभाव से क्या किया जाता है? उस पद से अपदस्थ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। चलिए, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए, तो अब कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 358 एंड 359, याद रखेंगे 358 को और 359 को, द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल, देखो 352 के तहत यदि नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, क्या लागू की जाती है? नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, तब ऑपरेशन में क्या आता है? 358 और 359। क्लियर? और वो क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 उसको खुद ब खुद निलंबित कर देता है, उसके प्रभाव को निलंबित करता है। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करता, वो तत्काल प्रभाव में नहीं रहेगा। क्लियर? और जैसे ही ये नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई वो आपसे आप क्या होगा?
फिर से लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो 3 तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, एक वॉर के केस में, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में और तीसरा आर्म्ड रिवेलियन के केस में। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन को एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी कहा जाता और आर्म्ड रिवेलियन को, यदि सशस्त्र विद्रोह की बात की जाए तो इसको इंटरनल नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। तो आर्म रिवेलियन के केस में ये सस्पेंड नहीं होता, लेकिन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में ये सस्पेंड होता। लेकिन ये ऑपरेटिव कैसे होता? 358 और 359 के थ्रू। याद रखेंगे कि 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो तब। नेक्स्ट दिया जा रहा है, द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 आर नेवर सस्पेंडेड। ये प्रश्न बहुत दफे पूछा गया कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगा देने के बावजूद भी कौन से फंडामेंटल राइट कभी भी निलंबित नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते, हमेशा लागू रहते? तो आर्टिकल 20 और 21 याद रखेंगे इस चीज को। क्लियर? अब बारी आती है राइट टू प्रॉपर्टी की। 20 जून 1979 को जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(f) के तहत है, क्लियर था, 19(1)(f) के तहत, जस्ट ए मिनट, पहले भी थोड़ी चर्चा कर चुका हूं मैं। इसके तहत क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, और दूसरी तरफ आर्टिकल 31 के तहत इसको रिमूव कर दिया गया पार्ट 3 से और इसको पार्ट 12 में रख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और अब क्या है? ये 300A में है और ये क्या है? अब लीगल राइट है, यानी कि सरकार चाहे तो कानून के हिसाब से ये प्रोवाइड कर सकती है और चाहे तो छीन भी सकती है। क्लियर? तो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300 नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। समझना इस चीज को, ये जो फ्रेज है द अथॉरिटी ऑफ लॉ, और ये लॉ कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। यदि संसद चाहे तो कानून बना के ये राइट टू प्रॉपर्टी दे, ना चाहे तो राइट टू प्रॉपर्टी ना दे। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब देखिए, ये इस पे तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत यदि किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो 32 के तहत वो कहाँ जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और 226 के तहत वो कहाँ जा सकता है? तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? अब एक चीज ये समझिए कि जस्ट देखिए थोड़ा सा फर्क है, यदि समझे तो। सबसे पहले ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ हाई कोर्ट की यदि बात कर ली जाए तो इस मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट की यदि बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ इसे एफआर के वायलेशन में यूज कर सकता। क्लियर? और डिनाई नहीं कर सकता रिट को इशू करने से। लेकिन ये फंडामेंटल राइट के अलावा अदर राइट्स के लिए भी यूज कर सकता है। क्लियर? किसको? अदर राइट्स के लिए भी यूज कर सकता है, के लिए यूज किया जा सकता है। प्लस समझिए कि ये चाहे तो डिनाई, ये डिनाई नहीं कर सकता, ये चाहे तो डिनाई कर सकता है। तो ये बड़ा फर्क है, आपको समझने की जरूरत है किसके बीच में? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं। अब आर्टिकल 33 की बात की जाए, ठीक है, आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट। आर्म फोर्सेस और फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ व्यवस्था दी गई। आर्टिकल 33 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये मतलब शक्ति है कि वो पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं
ठीक है, वो आर्म फोर्सेस पे, सशस्त्र सेना पे, या जो मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस हैं उसके लिए क्या कर सके, चेंज कर सके, जिससे कि वो पब्लिक ऑर्डर को यानी कि लोक व्यवस्था को बनाए रख सके। यानी कि जहां पर आर्म फोर्सेस पे लागू होना है तो पार्ट 3 वाले हिस्से को मतलब उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है इस सेक्शन के लिए, यानी कि आर्म फोर्सेस के लिए। फिर दिया गया आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स दैट द राइट कन्फर्ड अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स। यदि सैन्य शासन यदि चल रहा हो, मार्शल लॉ चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल 35 की यदि बात की जाए तो इसमें समझिए कि क्या है, क्लियर। द पार्लियामेंट एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द एक्सक्लूसिव राइट। यानी कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि एफआर को चेंज करने का, फंडामेंटल राइट को चेंज करने का, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखना। स्टेट लेजिस्लेचर को इसमें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार किसको मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट के केस में पार्लियामेंट को, और वो अमेंड कर सकता है आर्टिकल 16, 32, 33 और 34 को भी। अब देखिए पोजीशन क्या है फंडामेंटल राइट का, ये समझिए थोड़ा सा, देखते हैं। द राइट टू प्रॉपर्टी कन्फर्ड बाय आर्टिकल 31 पता ही है, और 19(1)(f), तो उसको कर्टेल कर दिया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, एक्चुअली में जो चंपकन दोराईराजन का केस आया था उसको देखते हुए उसमें जो फैसला सुनाया गया, ठीक है, तो ये किया गया। और फिर शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1951 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एमेंडेबल, मतलब संविधान का कोई भी हिस्सा हो उसमें संशोधन किया जा सकता है। यहां तक कि आर्टिकल 368 जो कि खुद संविधान संशोधन की प्रक्रिया देता है उसको भी संशोधित किया जा सकता है, और साथ में फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दिए गए हैं उसको तो किया ही जा सकता है। गोलकनाथ केस की यदि बात की जाए, इन द गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के हिसाब से दिया गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आर सुप्रीम राइट्स एंड एज सच दे कैन नॉट बी अमेंडेड। और कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे सुप्रीम एक तरीके का आप एक्ट कह सकते हैं, और इसको बदला नहीं जा सकता है। अब देखिए फिर अब जो आर्टिकल 13 और 368 की बात की जाए, वर अमेंडेड थ्रू द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में 1971 में इसको क्या किया गया, इसमें बदलाव किए गए, ठीक है। और इनकॉर्पोरेट क्या किया गया, तो प्रोविजन टू द अमेंड द फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ द गोलकनाथ जजमेंट। अब गोलकनाथ जजमेंट में यह कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को नहीं संशोधित किया जा सकता, और आर्टिकल 13 और 368 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत जो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक के पुनरावलोकन का अधिकार, और आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन जो की जा सकती है उसके प्रावधानों को क्या किया गया, अमेंड किया गया, और फिर से पार्लियामेंट को यह अधिकार दे दिया गया कि वो फंडामेंटल राइट को क्या कर सके, अमेंड कर सके। अब देखिए एक केस, बहुत ही चर्चित केस आया, केशवानंदा भारती केस का केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया, और सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला दिया गया वो 7-6 के बहुमत से दिया गया। 7 इसके पक्ष में थे, 13 जजों की बेंच बनी थी जिसमें 7 पक्ष में थे, 6 इसके पक्ष में नहीं थे। अब आप समझिए कि जो इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन में कहा क्या गया कि भाई आप संविधान के किसी भी हिस्से को बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्राइन जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि यदि ये बिगड़ जाता है तो पूरी संविधान की जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी, क्लियर। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है क्या,
कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग केसेस में बताती रही कि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। समझिए इस चीज को। अब एक चीज ध्यान दें कि और जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर ली जाए, सेकुलर स्टेट होने की बात की जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए, तो इन चीज़ों को क्या बताया गया, बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। और ये जो फैसला दिया गया था वो 24 अप्रैल 1973 को। और इसके साथ ही क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया कि सब क्लॉज 4 and 5 वर इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 368 के तहत ये सब क्लॉज 4 और 5 जोड़ दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी के समय में 1976 में लाया गया था। और कर्टेल कर दिया गया पावर किसका, जुडिशियल रिव्यू का। जो अधिकार किसको दिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने आपको बताया था आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत। क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट नो कोर्ट कैन क्वेश्चन द रीजनिंग ऑफ अमेंडमेंट। और इसमें जो व्यवस्था की गई थी कि एक बार यदि पार्लियामेंट क्या करे, संशोधन कर दे संविधान में, तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जुडिशरी के अंदर। क्लियर। अब लेकिन समझते हैं कि एक अगला केस जो आया वो क्या आया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1980 का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू वाज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि केशवानंदा भारती केस में जो फैसला सुनाया गया था उसका हवाला देते हुए कहा गया कि भाई जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको आप छीन नहीं सकते, पार्लियामेंट छीन नहीं सकती। क्लियर। अकॉर्डिंगली द पार्ट ऑफ द 42nd अमेंडमेंट व्हिच कर्टेल द राइट ऑफ द कोर्ट्स वाज स्ट्रक डाउन एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और मिनर्वा बिल केस में आर्टिकल 368 के तहत जो क्लॉज 4 और 5 जोड़े गए थे, जिससे वंचित कर दिया गया था जुडिशरी को कि वो अमेंडमेंट की जाए तो उसमें कहीं भी कोई एक तरीके का टांग नहीं अड़ा सकता है, उस चीज को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। यानी कि ये जो किया गया था पूरा का पूरा पावर पार्लियामेंट को दे दिया गया था, उसको फिर से खत्म कर दिया गया। सो मिनर्वा मिल्स केस ऑल्सो एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। और इसके साथ ही क्या होता है, कानून का शासन होता है। और ये कहा गया कि भाई ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी दिए गए हैं, इसको समझने की जरूरत है। When any religious denomination is conferred with the status of minority, कहा गया कि यदि किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को माइनॉरिटी स्टेटस दे दी जाती है तो वो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए इंटाइटल्ड हो जाता है। एंड इट वुड ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेशली फॉर इट्स रिलीजियस ऑर्डर। और साथ में उसको ये भी अधिकार मिल जाता है कि वो अपने रिलीजियस ऑर्डर के लिए धर्म के लिए क्या कर सके, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सके। फिर देखिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टिंग ऑफ नेशनल सोशल सपोर्ट प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो सामाजिक समर्थन से संबंधित जो प्रोग्राम्स है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ही बनाया गया है सरकारों के द्वारा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 में है, इस फंडामेंटल राइट के ठीक बाद हम उसे ही पढ़ेंगे, तो उसमें ये जो भी दी गई है उसमें करना क्या होता है कि जब भी स्टेट कोई कानून बनाए या कोई नीतिगत फैसला ले, कोई प्रोग्राम बनाए, कोई स्कीम बनाए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तरीके का डायरेक्टिव्स है। ठीक है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो ये जोड़ दिया गया फंडामेंटल राइट के अंदर 19(1)(c) के तहत। ठीक है। 19(1)(c) की यदि बात की जाए, जस्ट ए मिनट, जस्ट अब देखिए
19(1)(c) के तहत पहले क्या था, सिर्फ यूनियन बनाने का अधिकार था, ठीक है, एसोसिएशन का अधिकार था, लेकिन यहां पर जो व्यवस्था की गई उसमें ये किया गया, जस्ट ए मिनट, (19)(1)(c) के तहत ये व्यवस्था की गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जोड़ दिया गया यूनियन और एसोसिएशन के अलावा। क्लियर? और ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। और 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, ये इंपॉर्टेंट सी बात है और इसको बहुत दफे पूछा भी गया, आपको क्या करना है, याद करना है, रखना है। अब देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिटेन फंडामेंटल राइट, तो रिटेन फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं है। और कृपान रखने का अधिकार जो सिख का है वो फ्रीडम है अंडर रिलीजियस फ्रीडम, और रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28 तक दिया गया। आर्टिकल 14 और 16 के में जो शब्द सोशलिस्ट का प्रयोग किया गया है और में जो प्रावधान है, और साथ में जो सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल का जो प्रियम्बल में जो यूज़ किए गए हैं, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो फंडामेंटल राइट है, जो कि पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी, अभी भी है, ठीक है, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट के रूप में एक तरीके से प्रमोशन दे दिया गया। और वर्ड हिंदू की यदि बात की जाए, जो कि आर्टिकल 25 में यूज़ किया जाता है, तो हिंदू का मतलब, उसकी जो व्याख्या दी गई है उसमें बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, और लेकिन उसमें उस हिंदू के तहत पारसी जो है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट का कहीं भी उल्लंघन होता है तो सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत, आप देख लो। और सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करने से मना नहीं कर सकता, ये भी हमने देखा था। और यदि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, खास करके वर्क प्लेस पे, तो उसके लिए विशाखा गाइडलाइन इशू किया गया, ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट जो बारी आती है कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया 2005 में, was held to be the fundamental right under article 15(3) in the डी पॉल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। डी पॉल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में रख दिया गया। राइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी कंटेन्ड इन द आर्टिकल 15(4) was amended after the judgment of the Supreme Court in the state of तमिलनाडु वर्सेस चंपकन दोराईराजन के केस में, ठीक है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस चंपकन दोराईराजन के केस में 15(4) को क्या किया गया, अमेंड किया गया। और जो आपको बताया था कि आर्टिकल 17 के तहत जो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की जाए, उसको खत्म कर दिया गया, तो उसके तहत पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, और पार्लियामेंट ने कानून भी बनाया, कौन सा, सिविल राइट एक्ट, ठीक है, 1955 में। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू एन एक्यूज्ड फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, मैंने बताया था क्रिमिनल केसेस में आर्टिकल 20 की यदि बात की जाए, डबल जियोपार्डी से, और अपने खिलाफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकता, यानी कि किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये सारे अधिकार दिए गए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो चीज़ें आपके बीपीएससी के मुताबिक ज़रूरी है, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और उतने ही डिटेल्स में डिस्कस किया है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, कोविड-19 के समय में पर्याप्त सुरक्षा उपाय करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में मैं आपके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे चर्चा करूंगा। टेक केयर।